हमने आपसे कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग देखते हैं आई डी क्यू बाई डी टी वी बाई आर डेल्टा वी बाई आर। यहाँ जो पहला एग्जांपल है 10 वोल्ट 0 वोल्ट के बीच 5 ओम, तो वहां करंट हो गया 10 बाई 10 माइनस 0 बाई 5 2 एम्पियर। उसी तरह 100 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस आर, ये देगा हीट करंट। कैपिटल क्यू से जहाँ एनर्जी की बात करते हैं, डी क्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और हीट क्या होता है? एनर्जी इन ट्रांजिशन। हीट मतलब एनर्जी इन ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला हीट। और ये हीट करंट का यूनिट जूल पर सेकंड या वाट होता है, इसलिए इनको कभी कभी हम लोग पावर भी कह देते हैं। तो पावर लिखा दिख जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर भी कह देते हैं। और यहाँ आर कैसे लिखते हैं? तो आर लिखते हैं, लेंथ पे निर्भर करता है। ये लेंथ रॉड का बड़ा होगा तो आर ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एरिया ज्यादा होगा तो हीट आसानी से जा पाएगी, ज्यादा जा पाएगी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। और के को कहते हैं कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो आर इक्वल्स टू 1/k/L/A, ये रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है। और फिर हम लोगों ने देखे कि ये सीरीज पैरेलल में जैसे हम रेजिस्टेंस को देखा करते थे, वो सीरीज पैरेलल वाला कहानी यदि अप्लाई करते, तो सीरीज पैरेलल वाला कहानी अप्लाई करके हम लोगों ने क्या देखा? हीट के जाने का रेट जो है, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो सीरीज में इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा, R प्लस R 2R। और पैरेलल में इफेक्टिव वैल्यू हो जाता है R/2। तो जिस केस में इफेक्टिव वैल्यू रेजिस्टेंस का कम है, मींस पैरेलल, वहां हीट फ्लो का रेट ज्यादा होगा। और सीरीज पैरेलल में वही फॉर्मूला लगाएंगे जो रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिक करंट वाले सिचुएशन में अप्लाई करते थे। यहाँ एग्जाम्पल प्रैक्टिस, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते थे, यहाँ पर करंट है 2 एम्पियर और ये 5 ओम, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये एम और एन वाले पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस वी एम माइनस वी एन, यहाँ कितना आएगा? तो सर हम 10 लिखते वोल्ट। थे आई आर 10 वोल्ट। अब एक यदि 2 एम्पियर का करंट गुजर रहा है और रेजिस्टेंस है केवल 3 ओम, यदि रेजिस्टेंस है केवल 3 ओम, तो एम डैश एन डैश में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, डेल्टा आपको कहते हैं चेंज इन वी, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। वो क्या लिख रहा हूं मैं? करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है, तो एम डैश के पास ज्यादा, तो उस पर मैंने बड़ा लिख दिया है। एम डैश पहले लिखा है वी एम डैश वी एन डैश, ये क्या लिखोगे आप? आई आर डैश। आई कितना है? 2 × 3, ये आएगा 6 वोल्ट। तो हमने अभी अभी ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। सर इसको आप क्या समझाना चाहते हो? तो एक कंसेप्ट की तरह इस पॉइंट को देखो। आपसे यदि मैं ये कह देता हूं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक है 5 ओम और एक है 3 ओम, और इनमें करंट गुजरता देख रहे हैं आई, दैट इज 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले वाले पार्ट में दिखेगा डेल्टा वी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दूसरे वाले पार्ट में दिखेगा डेल्टा वी डैश, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो जिस टुकड़े का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस टुकड़े में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। आई क्या है? सेम। किस केस में? इन सीरीज। तो हम लोग क्या कह देंगे? डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर जहां ज्यादा होगा, आर इफ ये जो देख रहे हैं 5 ओम इज ग्रेटर देन 3 ओम, हेंस I into 2 into 5 is greater than 2 into 3, डेल्टा V greater than डेल्टा V डैश। तो यहाँ आपने ये देखा कि जहाँ करंट का वैल्यू तो सीरीज में सेम है, तो जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा। यहाँ एक छोटा सा आइडिया आपको मिला। या आपने इलेक्ट्रिक करंट को जैसे देखते थे पोटेंशियल डिफरेंस आई आर,
वैसे ही यहाँ हीट करंट के लिए भी अब हम सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं हीट करंट के लिए? तो रिकॉल करिए, यदि हमारे पास दो रॉड जुड़े हुए होते, एक रॉड ये आर रेजिस्टेंस का और दूसरा रॉड यदि 2R रेजिस्टेंस का होता, यदि आर रेजिस्टेंस का और एक 2R रेजिस्टेंस का है, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल ड्रॉप मतलब टेम्परेचर डिफरेंस किस में ज्यादा होगा? पहले वाले सेक्शन में ज्यादा होगा या दूसरे वाले सेक्शन में ज्यादा होगा? सर दूसरे वाले सेक्शन। हाँ, तो यहाँ हम क्या सोचेंगे कि हीट करंट तो चूंकि सीरीज में है तो सेम करंट गुजर रही होगी। तो जब हम डेल्टा थीटा लिखेंगे तो ये लिखेंगे H इंटू आर। सर I इंटू आर तो होता था, ये H इंटू आर कहाँ से हो गया? और डेल्टा थीटा डैश लिखेंगे H इंटू 2R। तो हमने यहाँ क्या देखा, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जो मिल रहा है मुझे वो ज्यादा मिल रहा है। तो ये आइडिया हमने उसी कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक करंट में भी ध्यान रखा, जहां पर हमने क्या देखा, जैसे V इक्वल्स टू आई आर होता था वैसे ही डेल्टा थीटा डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर, वैसे ही डेल्टा थीटा इक्वल्स टू एच आर हमने सोचना शुरू किया है। सर होता तो था V इंटू आई आर, आपने डेल्टा V क्यों कह दिया? 10th में डेल्टा सिंबल का यूज हम कम करते थे, लेकिन जब हम V कहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर, माने वो एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल है रेजिस्टेंस के दोनों तरफ। तो उसी तरह हीट कब आएगा रॉड में? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो टेम्परेचर के डिफरेंस के केस में टेम्परेचर डिफरेंस किस पे निर्भर कर रहा होगा? रेजिस्टेंस पे। चलिए आप लोग सोचिएगा, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। यहाँ दो रॉड हैं, दोनों के लेंथ एक जैसे, दोनों का एरिया एक जैसा, दोनों में मटेरियल ये K और ये 3K। बताइए तो कहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा? डेल्टा थीटा वाला ज्यादा होगा या डेल्टा थीटा डैश ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा टेम्परेचर डिफरेंस? तो मुझे ये बताइए, यदि पहले पार्ट का आप रेजिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो पहले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1/K L/A। और दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1/3K L/A। तो हमने क्या देखा यहाँ, ये जो आर डैश है वो आर डैश छोटा है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब वहां कंडक्ट आसानी से होने वाला है हीट, वहां रेजिस्टेंस कम हो गया। 3K होने के कारण वहां रेजिस्टेंस कम है। और R इंटू एच, आर डैश इंटू एच, इसमें हमने क्या देखा? ऑब्वियस है आर डैश इंटू एच छोटा है और आर एच बड़ा है। इसका मतलब जो डेल्टा थीटा पहले पार्ट में होगा और डेल्टा थीटा दूसरे पार्ट में होगा, वो दूसरे पार्ट में क्या होगा? वो कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा थीटा डैश। पोटेंशियल डिफरेंस के बदले यहाँ क्या कहेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, टेम्परेचर कैलकुलेट करके देख लो कहाँ का डिफरेंस ज्यादा है? भाई वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे देख लो ना, जिस पार्ट में कंडक्टिविटी ज्यादा है। बहुत बढ़िया आदित्य, यदि नहीं समझ में आया तो इसको देखना। यहाँ पर मुझे बताओ क्या है? एच तो मुझे नहीं पता, यहाँ आई है, तो आई क्या होता है ये बताना। सर करंट। तो एच क्या होता होगा हीट वाले चैप्टर में? हीट करंट, ठीक है सर। हाँ, हीट करंट। जैसे आई इक्वल्स टू लिखते हैं V/R या डेल्टा V/R, आज से हम याद रखते हैं H इक्वल्स टू डेल्टा थीटा/R। यदि मुझसे कोई पूछता है डेल्टा भी कितना होगा तो I इंटू आर। यदि मुझसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा तो H इंटू आर। क्या ये आइडिया अब फिर से एक बार मैंने बोला तो क्या ये याद रह पाएगा? मुझे बताइए। यहाँ रेड वाले अगला जो कंसेप्ट है आई जा रहा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा?
R1 के क्रॉस V1 या R2 के क्रॉस V2? सर V1। कौन ज्यादा होगा? तो if R1 is greater than R2, then IR1 is greater than IR2, V1 is greater than V2। तो यहाँ पर आपसे यदि कोई कहे कि सीरीज में करंट एक ही जा रहा है, इसलिए सीरीज है, तो सीरीज में किसका टुकड़े का किस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। उसी तरह जब हीट करंट जाएगा, एक ही जा रहा हो हीट करंट दोनों से, तो उस समय किस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बदले टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस सोचेंगे कैसे? जैसे IR सोचते थे वैसे ही HR सोचेंगे। आदित्य बालक समझ में आया आपके? और सूरज आपके भी समझ में ये थोड़ा थोड़ा आया क्या? यस सर, हल्का हल्का आ रहा है। हाँ, तो आपके मैंने ये आपके को शेयर किया गया होगा हीट ट्रांसफर के 2 लेक्चर, और ये इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर किया हुआ आगे का लेक्चर मैं और शेयर कर दूंगा, उन्हें भी आज एनालाइज कर लीजिएगा कल। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं। यदि आप में से कुछ बच्चे का मन कर रहा हो कि नहीं सर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, मुझे तो टेम्परेचर बताओ, तो क्या करना चाहिए? इसीलिए तो रिवीजन करवा रहा हूँ। क्या करना चाहिए? ये एल लेंथ का कंडक्टिविटी केवल अलग अलग है। थीटा जो जंक्शन होगा, यहाँ जंक्शन है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये टेम्परेचर हमें थीटा पता करना है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जहां जुड़ा हुआ है दोनों। तो यदि इस एग्जांपल में ये थीटा पूछा गया तो सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिए, यहां से यहाँ रेजिस्टेंस R 1/K L/A, और यहां से यहाँ रेजिस्टेंस R डैश 1/2K L/A, ये हो गया देखिए R/2। अब आप क्या लिखेंगे? यहां से यहाँ जो हीट जा रही है H1 और यहाँ से यहाँ जो हीट जा रही है H2, वो तो सेम ही है। इन सीरीज H1 इक्वल्स टू H2। H1 कैसे लिखेंगे? 100 माइनस थीटा अपॉन R1 इक्वल्स टू थीटा माइनस 10 अपॉन R2। यहाँ दूसरी तरफ ये देखिए 100 माइनस थीटा अपॉन R इक्वल्स टू थीटा माइनस 10 अपॉन R/2। ये R तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला आया। 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 20। यहाँ सॉल्व करते हुए देखेंगे 120 इक्वल्स टू 3 थीटा, 40 डिग्री आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना मेहनत करके आप काम करोगे और तब आपको पता चलेगा टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा थीटा हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ से डेल्टा थीटा डैश हो जाएगा 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तब जाके हमें पता चलेगा किसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। तो ये लेंदी हो गया। वैसे ही देख लो, सिंस R is greater than R dash, तो implies that डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा थीटा डैश। ये तो मैं 2 ही लाइन में लिख देता। तो यदि मुझे टेम्परेचर डिफरेंस कौन बड़ा कौन छोटा पूछे, तो ये मैं बेवकूफी क्यों करूंगा कि जंक्शन का पहले टेम्परेचर निकालूंगा फिर डिफरेंस लिखूंगा। आदित्य राय बालक, तुम्हारे समझ में आया कि जंक्शन का टेम्परेचर निकालना हमेशा जरूरी नहीं होता। पहले जंक्शन का निकालूंगा फिर मैं डिफरेंस बोलूंगा, बेवकूफी हो जाएगा। अरे रेजिस्टेंस दिख रहा है तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सर आपको कैसे पता चला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा? अरे यार वही यार, V इक्वल्स टू IR था, उसी से हमने सोच लिया है डेल्टा थीटा इक्वल्स टू HR। काम खत्म। एक्सट्रीम सीरीज होने पर H1 H2, यदि R1 ग्रेटर देन, इफ R1 ग्रेटर देन R2 देन HR1 ग्रेटर देन HR2 implies that वो डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा थीटा 2। तो ये कहानी सिंपल सा है।
चलिए मान लेते हैं नहीं समझ में आया कुछ के, तो घबराना थोड़े ना है, धीरे धीरे हम काम करेंगे, समझ में आने लगेगा। यहाँ देखिए, ये जो रॉड है और ये जो रॉड है, इन दोनों रॉड के बारे में ध्यान से देखिए। इसका एरिया ए है, इसका एरिया 6A है, ये मटेरियल के, ये मटेरियल 2K और लेंथ L ही है। अब आपको कहा गया कि यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा बताओ जंक्शन पे कितना है, और यहाँ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैसे काम करेंगे? एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया, थीटा पूछ रहा है, तो सॉल्व करते वक्त हम क्या सोचने वाले हैं? यहाँ जो हीट गया और यहाँ जो हीट गया, क्योंकि एक जैसा है तो एक ही जैसा तो हीट जा रहा होगा, ये हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 माइनस थीटा बाई R1 इक्वल्स टू थीटा माइनस 20 बाई R2, और 100 माइनस थीटा बाई रेजिस्टेंस R1 कैसे लिखेंगे, 1/K L/6A, और दूसरा थीटा माइनस 20 अपॉन 1/2K L/A। ओहो, यहाँ देखिए कट पीट करके के चला गया, 6 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया, या यहाँ ऐसे देख लें, 6 इंटू 100 माइनस थीटा, 2 इंटू थीटा माइनस 20, 2 3 जा 6, 300 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 20, 320 इक्वल्स टू 4 थीटा, और थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज, क्या आपको भी ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सर ये वाला पार्ट हल्का सा नहीं आया, ये नीचे वाला। ये आ गया, नीचे वाला एक बार और समझा दूं? यस सर। ठीक, मुझे ये बताइए, रॉड में जो सिस्टम बना हुआ है, 2 रॉड दिख रहा है, रॉड 1 एंड रॉड 2। आप रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला याद कर जाएंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये ब्लू कलर में लिखा है कॉर्नर में, R इक्वल्स टू 1/K L/A। अब देखिए, पहला वाला रॉड का रेजिस्टेंस R1 कैसे लिखा गया, H इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो पता है ना, दूसरा फॉर्मूला H इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई R। हीट के फ्लो का रेट टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है हीट फ्लो का रेट, एनर्जी के एक जगह से दूसरे जगह जाने का रेट। अब मुझे बताइए, रेजिस्टेंस किस टुकड़े का लिख रहे हैं, R1, तो R1 कितना लिखेंगे, ब्लू कलर में लिख रहा हूँ ऊपर आसमान में, मतलब स्क्रीन के ऊपर। R1 बताइए तो कितना लिखूं, 1/K और L/, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कितना है, 6A, और दूसरे वाले रॉड के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है वो देखना तो थोड़ा, A लेंथ L और K कितना है 2K। क्या ये दोनों का रेजिस्टेंस लिखना समझ में आया सूरज? यस सर। तो अब हमने पहले H1 देखा, H1 बराबर H2 क्यों किया, क्योंकि सीरीज में है, इन सीरीज। H1 बराबर H2, H1 कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। H2 कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस बाय R2 रेजिस्टेंस। अब देखो, R1 R2 जो लिखा गया है, ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया ला करके, 1/2K L/A। और अब आप अलजेब्रा जानते हो, लेफ्ट राइट में कैसे कैंसिल करते हैं? यस सर। कट पिट के देख लो, सॉल्व करके देख लो, थीटा कितना आ गया। जिन लोगों को ये क्वेश्चन लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, हैंड राइज करिए प्लीज, या एटलीस्ट लगे समझ में आ गया तब भी हैंड राइज कर दीजिए। सर हाँ बताएं। सर मतलब कि फिर ज्यादा एरिया वाले में हीट आसानी से चला जाता है। हाँ, ज्यादा एरिया वाले में एरिया देखो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में है, जैसे आपके घर के खिड़की में ग्लास लगा हुआ है, ये एरिया का, बाहर टेम्परेचर है 45 डिग्री और रूम में है 30 डिग्री, हीट आता फील करो। अब यदि आपके कमरे में 2 खिड़की बनवा दिया जाए और 2A एरिया का ग्लास लगा दिया गया, तो अब एरिया बढ़ा दिया तो घर में आने वाला हीट एनर्जी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो घर के भीतर आने वाला खिड़की का एरिया डबल, 2 एरिया वाला
दो ये वाला तुम्हारा अब खिड़की हो गया, तो उस ग्लास से ज्यादा हीट रहेगा। दोनों खिड़की मिला के एरिया बढ़ा कर दोगे तो हीट का आने का रेट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ठीक ना, ये तो हम लोग खुद प्रैक्टिकली डिराइव कर सकते हैं आइडिया। ओके जी सर। हाँ जी। यहाँ देखता, जब भी कभी आप mgh को देखेंगे तो ये होता है किसमें, जूल में। और यदि आप Q देखते हैं वो होता है इन कैलोरी, अधिकतर कैलकुलेशन में। तो हम लोग W इक्वल्स टू JQ रिलेशन यूज करते हैं, और वहां पर J का जो वैल्यू लेते हैं वो J को कह देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है कितना, 4.2 जूल पर कैलोरी। इसे कह देते हैं J। लेकिन आप इसके लफड़े में ना पड़ना, ज्यादा इसका यूज नहीं करते, वो आपको खुद पता है कि यदि कहीं पर कैलोरी में डाटा है और कहीं जूल में डाटा है तो उनमें रिलेशन क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो आप उस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहीं लिखा दिखे, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट देने रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको यदि लगे तो ये इन दोनों को बराबर करना हो, कभी वर्क को और हीट को, तो वर्क होगा जूल में और हीट होगा कैलोरी में। तो कैलोरी के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4.2 तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो वो जे जो है 4.2 जूल पर कैलोरी को कहते हैं। और फिर भी आपको याद करने का मन करेगा, नहीं सर मुझे याद करना याद करना याद करना, तो 200 बार बोलो तो की तरह याद हो जाएगा कि J इक्वल्स टू 4.2 जूल अपॉन 1 कैलोरी। और ये है क्या, ये है 1 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब कि ये जो होता है ना 4.2 जूल 1 कैलोरी, तो आप इनको ले जाकर मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो जूल वाला कैलोरी वाला जूल में बदल जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यदि कभी ऐसा आ जाए, यदि कभी ऐसा आ जाए, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और यहां पर है 100 डिग्री और यहां पर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है थीटा 1 कितना होगा और आपको बताना है थीटा 2 कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, थीटा 1 के लिए मैं सोचूंगा यहां से यहाँ हीट का रेट और यहां से यहाँ हीट का रेट। ये लिख रहे हैं 100 माइनस थीटा बाय आर, और यहाँ लिख रहे होंगे थीटा 1 बाय आर, और थीटा 1 माइनस 10 बाय आर प्लस आर। सॉल्व करते हैं, 100 माइनस थीटा 1 बाय आर इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस 10 बाय 2 आर। यहाँ देखिएगा आर कैंसिल आउट हो गया, 200 माइनस 2 थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस 10, 210 equals to 3 theta 1. 30 डिग्री, Theta 1 equals to 70 डिग्री 70 डिग्री। अब गौर करिए, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ से थीटा 2 कितना होगा, तो इसके सोचने के लिए मैं ऐसे ब्लू वाला लाइन फॉलो करूंगा। कौन सा, कि मान लूंगा यहाँ से थीटा 2 तक और थीटा 2 से 10 तक वो जो हीट जा रहा है 100 माइनस थीटा 2 बाय आर प्लस आर और थीटा 2 माइनस 10 बाय आर। सर ये आर प्लस आर कहाँ से आ जाता है, ये तो मेरे एकदम समझ में नहीं आता। तो सोच करके देखो कि आर आपके सामने यहाँ कितना है, 100 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 2 थीटा 2 माइनस 20, ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 3 थीटा 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आइडिया जिन जिन को ऐसा लग रहा हो कि ये समझ में आया, प्लीज हैंड राइज करें।
यश, तुषार, सान्या, आप लोगों को क्या मैं एक बार और समझाऊं? कीर्ति, नितिन, सर आ गया समझ। जिनको और समझना हो एक बार वो भी हैंड राइज, मतलब वो हैंड राइज नहीं करें, वो बोलें मुझे एक बार और समझना है। जो पीछे के लेक्चर्स हैं अब 4, उनमें ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उन्हें भी आप समझ सकते हैं। और आज मैं फिर समझा रहा हूँ, फिर समझ सकते हैं। आपके 30 तारीख को जो टेस्ट होगा उनमें यही टॉपिक आना है, हीट, करेंट, कंडक्शन और कौन सा, कैलोरीमेट्री। तो अभी मैं कंडक्शन, इसके 25 क्वेश्चन में से मुझे लग रहा है 16 क्वेश्चन तो रहेगा इसी का, 16 से 18 क्वेश्चन ये हीट कंडक्शन का। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा तो क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। आप में से अभी भी 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक बार और कोशिश, या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है एक बार और कोशिश करनी पड़ेगी। कृतिन, आपको कहाँ परेशानी है बताइए प्लीज। ये R प्लस R कैसे लिखते हो सर, या हीट बराबर कैसे होता है सर, ये पूछना है तो बोलो। ये कीर्ति, आप बताएं कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है आपके मन में। सूरज का तो पहला लेक्चर है, तो वो तो भले ही उनको थोड़ा टाइम लगे, घबराना नहीं, क्या हम लोग कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट जैसे सोचते थे कि सीरीज में होता है तो किसी भी टुकड़े, ऐसे देखना किसी पाइप में पानी फ्लो करेगा तो किसी भी सेक्शन, 2 सेक्शन लेकर के 2 पॉइंट लेके उनके बीच में रेट पूछो कि पानी के गुजरने का रेट क्या है। तो एक तरफ से यदि इन कर रहा है 100 लीटर पर सेकेंड तो दूसरे तरफ से निकल के भी आएगा 100 लीटर पर सेकेंड, तभी फ्लो मेंटेन रहेगा। तो किसी भी सेक्शन में कोई पूछे मुझसे कि फ्लो का रेट क्या है तो हम बोलेंगे 100 लीटर पर सेकेंड, चाहे रेजिस्टेंस कहीं ज्यादा हो चाहे कम हो। सीरीज में यदि रहता है तो चार्ज के फ्लो का रेट या करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हीट करंट वो वैसे ही फ्लूइड करंट वो सेम रहता है। तो यहाँ मैंने जो टुकड़े चुने 100 से θ1 तक वो एक ही रेजिस्टेंस हुआ R, और θ1 से सीधे 10 तक तो वहां 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में है, तो इसलिए R प्लस R 2R उनके लिए। इस तरह हम बराबर कर रहे हैं। अब एक बार और आप देखें, यहां है ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R और ये 3R। ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने उम्मीद किया, यहाँ से हमने उम्मीद किया, क्या उम्मीद किया, ये अलग अलग जो रॉड है इनमें हीट आया होगा तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा ये हमें जानना है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, जंक्शन का टेम्परेचर हमें जानना है, इसको कैसे सॉल्व करें। सर H in equal to H out। तो जब ये एग्जाम्पल हमारे सामने आया तो हम लोगों ने क्या सोचना शुरू किया कि यहाँ 100 से 200 से जंक्शन तक आया हीट, एक का नाम रख दिया H1, दूसरे का H2 और तीसरे वाले का नाम रख दिया H3। तो जैसे पानी बह करके आ रही होती, 2 पाइप से, 2 नाले से और तीसरे से गुजर के आगे जाती, तो दोनों नाले से आने वाले पानी का रेट का सम तीसरे नाले से जाने वाले पानी के सम के बराबर आता। वैसे ही हम कह सकते हैं बाई जंक्शन रूल, जैसे पानी के फ्लो के लिए देखा वैसे ही करंट के फ्लो के लिए देखेंगे, वैसे ही हीट करंट के लिए देखेंगे, और इन्हें कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ये 12th में ज्यादा चर्चा में आता है। तो बाई जंक्शन रूल जो हीट आएगा H इन उतना ही जाएगा। तो आने वाला है H1 प्लस H2 और जाने वाला कौन है H3। तो H1 जो आने वाला हीट है कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा अपॉन आर प्लस बहुत बढ़िया 200 माइनस थीटा अपॉन 2 माइनस आर थीटा अपॉन 2R और अगला लिख देंगे थीटा माइनस 0 बाई 3R। बाई यदि 3R। हम सॉल्व कर लें तो काम चल जा सकता है, एलसीएम ले लेते हैं। 200 माइनस 2 थीटा प्लस 200 माइनस थीटा
बाई 2 इक्वल्स टू थीटा बाई 3। अब यदि सॉल्व करने के लिए आते हैं तो ऊपर हो रहा है 400 माइनस 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू थीटा बाई 3। 1200 minus 9 theta equals to 2 theta. 1200 equals to 11 theta. Theta equals to 1200 by 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। सूरज, कहीं भी यदि आपसे ये कहा जाए कि एक सेकंड रुकना, फिर पीछे पे दिखाता हूँ कि दो पाइप से पानी आकर के आगे पाइप में जा रही है, यहाँ से इंटर कर रहा है 100 लीटर पर सेकेंड और यहाँ से जा रहा है 50 लीटर पर सेकेंड। तो बताओ अगले वाले में कितना जाता होगा, फ्लो का रेट क्या होगा? 150 लीटर पर सेकेंड। तो इसमें तो कॉमन सेंस है यार, इसमें कौन बड़ा सा रूल थोड़े ना है। तो यहाँ हमने जंक्शन रूल देखा। जंक्शन कहते हैं जब दो अलग अलग शहरों से किसी स्टेशन पे ट्रेन आकर के और किसी डायरेक्शन में जा रही हो, दो ट्रैक अलग अलग शहर दिशाओं से आके किसी शहर में इकट्ठे होते हो रेलवे स्टेशन पे और तीसरे किसी शहर में जा रहे हैं, ऐसा होने पर वो रेलवे स्टेशन जंक्शन कहलाता है। सारे रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं कहलाते, तो वो ऐसा रेलवे स्टेशन जंक्शन कहलाता है। और जिस स्टेशन पे आकर के खत्म हो जाए रेलवे लाइन, उससे आगे नहीं हो रेल कहीं जा रही, वहां से एक ही लाइन निकलता हो, तो वैसे टर्मिनल, वैसे रेलवे स्टेशन को टर्मिनल कहते हैं। तो आप वो डे टू डे लाइफ में जैसे आप सुनते हैं जंक्शन, तो वो वैसा ही सीन है। और थीटा जंक्शन जनरली ऐसे केसेस में पूछा जाता है। तो आपको जब भी कहे जंक्शन, तो जंक्शन के टाइम पर क्या दिमाग में आना चाहिए? हीट इन जितना आएगा और हीट आउट जितना जाएगा। और सर ये टेम्परेचर डिफरेंस आपने कैसे लिखना सोचा? तो हीट का जो डायरेक्शन होता है ना, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ, तो H1 के लिए हायर 100 को मानेंगे और थीटा को लो मानेंगे। तो 100 माइनस थीटा हो गया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। H2 के लिए 200 माइनस थीटा अपॉन 2R और H3 के लिए थीटा माइनस 0 अपॉन 3R। यहाँ यदि ऐसा होता ये R, ये 3R और ये 5R, यहाँ पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा जंक्शन पूछ दिया गया। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ से हीट आएगी कहाँ जाएगी। तो हमने क्या किया, जबरदस्ती मान लिया ये H1, ये H2 और ये H3। सर ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैंने मानने में क्या जाता है, H in इक्वल्स टू H आउट, और ये जंक्शन वाला टेम्परेचर हमें बताना है। H in यहाँ पर है H1 प्लस H2 प्लस H3, तीनों आने वाले हैं जंक्शन पे, जाने वाला 0। तो हम H1 क्या लिख लेंगे, 20 माइनस थीटा बाय R। फिर देखिए H2 क्या लिख लेंगे, 40 माइनस थीटा बाय 3R। फिर क्या लिख लेंगे, 10 माइनस थीटा बाय 5R। ये सर सारे आपने प्लस कैसे कर दिए, एक ही तरफ कैसे ले लिया? अरे हमने मान लिया कि सारे करंट आ रहे हैं जंक्शन पे, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेकर के थीटा निकल करके चला आएगा। ये जंक्शन रूल ऐसे भी देखा जा सकता है। सॉल्व करते वक्त हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय जंक्शन रूल। हमने सबका आते हुए मान लिया डायरेक्शन, और आते हुए मान लिया जंक्शन पे, तो जाने वाला 0 और H1 प्लस H2 प्लस H3। और जिधर करंट जा रहा है, तो करंट हमेशा किधर जाएगा, हीट करंट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो मैंने थीटा को ऐसा इमेजिन कर लिया कि वो सबसे छोटा हो, मुझे नहीं पता वो कितना है। अब कैलकुलेट करके देख लेंगे, थीटा जैसे आएगा उसी हिसाब से बाद में डायरेक्शन बोल देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी एनालाइज हम कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पे क्या न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने कोई हमने बनाया है आदित्य? हाँ या ना में जवाब दो। वो तो केवल ग्राफ समझाया है,
ग्राफ यदि आपके समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा, तो न्यूमेरिकल में मत जाओ। कैलकुलस तो 12th में ना तुम्हारा तगड़ा होगा, उससे पहले तो वैसे ही हिला डुला रहता है सबका, तो बेकार के लफड़े में क्यों पड़ते हो? हम्म। सर एक पाइप के इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर दिया है, तो उससे कैसे निकालेंगे? फिर से बोलो। एक पाइप है, हाँ, मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, उससे सब कोई देख लेना। जो ये कंसेप्ट है रेडियल हीट फ्लो, पहले इसे समझो। इसमें केस 1 है। इनमें पहला हम ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं स्फेरिकल सिस्टम या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। उसमें पहला हमने ले लिया है, पहला केस थिन शेल। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने क्या है, एक स्फेरिकल शेल है और इसकी मोटाई दी गई है बहुत बहुत कम। ये थिकनेस कह दिया गया है टी, थिकनेस। और इसमें क्या है, इसमें हमने देखा, इसमें लिक्विड भरा हुआ है कोई, और टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है ये आयरन मटेरियल है, ये है इसकी कंडक्टिविटी, और ये है थिन शेल। और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ हीट बाहर आता होगा या नहीं बाहर आता होगा? सोच करके देखो, यस सर, हीट बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा यदि सर। आयरन का यस गोला सर। हो और उसके भीतर गर्म पानी रखा हुआ हो, सोच के देखो, आयरन लोहे का गोला हो, उसको हाथ में लेके देखो तो गर्म पानी भरने के बाद तो गर्म लगेगा, और बाहर का टेम्परेचर रूम का कम है, तो भीतर से बाहर हीट जो आ रहा है ये रेडियस के लॉन्ग आ रहा है, इसे कहते हैं रेडियल हीट फ्लो। अब यदि मुझे इसका रेडियस दिया गया हो, मान लो ए, और थिकनेस इतना कम है कि 2 रेडियस नहीं दिया गया, एक ही रेडियस दिया गया, तो यहां जब हम हीट फ्लो का रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 80, ये एच लिखते हैं डेल्टा थीटा बाय आर। 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 बाई 80 - 30 बाई आर। और आर का फॉर्मूला हमने याद किया है 1/k/L/A। एल क्या होता है? वो लेंथ जिसमें हीट ट्रेवल करे, तो यहाँ लेंथ है टी, ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी। और एरिया क्या लिखेंगे? 4πA²। हीट जिस एरिया से गुजर के आई भीतर से बाहर, वो एरिया 4πA²। सर आपने ए क्यों यूज किया? अरे यार, तो सरफेस एरिया स्फीयर का हम नहीं जानते हैं, 4πA², इसीलिए ये यूज किया। टी क्या है? थिकनेस। टी हो गया थिकनेस, एल के बदले आ गया टी, थिकनेस। और ए के बराबर हो गया सरफेस एरिया, जिसके थ्रू हीट बाहर आया, सरफेस एरिया, और वो कितना हो जाता है? 4πA²। इसे नोट कर लो कंसेप्ट, ये अपने कॉपी पे सबको ही नोट कर लेना कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जैसे पानी भरा हुआ है, भीतर गर्म पानी, और वो स्फेयर गोले जैसा है लोहे का, और बाहर रूम जो है वो ठंडा है, तो भीतर से बाहर पानी से हीट निकल के आएगा कंडक्ट होके। तो ये जो कंडक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं हीट करेंट, वो कैसे लिखते हैं? डेल्टा थीटा बाई आर, 80 - 30 बाई आर। आर क्या? 1/k/L/A। और 1/k/L/A में क्या लिखा जाता है? तो वो यहाँ देखिए, एरिया कितना हो गया? 4πR², और ये थिकनेस हो गई टी, एरिया हो गया 4πR², 4πA²।
इसे नोट कर लें। यहाँ याद क्या रख लेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थिन शेल, थिन शेल R इक्वल्स टू 1/k L/A के बदले R इक्वल्स टू 1/k T/4πr²। यदि रेडियस a है तो a² r के बदले, रेडियस यदि a है इस सेल का तो a² t है थिकनेस। तो आपको ये चित्र बना के ये याद रख लेना, जिससे कि आपको स्फेरिकल केस में थिन शेल होने पर ये लिखना आसान लगे। इसे क्या रखना है, चित्र के साथ याद रखना, और कैसे लिखा वो समझ में आ जाए तो याद हो ही जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस थिन सेल का लिखेंगे तो सेल का सरफेस एरिया यूज करेंगे एरिया के लिए, और एल के लिए थिकनेस यूज करेंगे। सर हाँ बताइए। सर सरफेस एरिया तो एक अंदर का होगा और एक टी लेंथ को पार करके आप बाहर थिन माने जानते हैं? भीतर वाला सरफेस एरिया यदि 200 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो बाहर वाला एरिया क्या 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा? थिन सेल का क्या मतलब? बहुत पतला छोटा। बाहर और भीतर में क्या बहुत ज्यादा अंतर या नहीं के बराबर अंतर? सोच के बताओ। नहीं के बराबर। और यदि मुझे एरिया रेडियस अलग अलग देना होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, तो फिर मैं थिन सेल क्यों कहूंगा? फिर मैं क्या कहूंगा बोलो? थिक शेल। तो इसके लिए केस 2 होगा। तो वेट करो, वो भी लिखेंगे कागज पे, पहले यहां तक नोट कर लो। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहां चेक करिए, दूसरा केस ले रहे हैं। जब देखिएगा केस 2 थिक शेल, तो थिक शेल की कहानी क्या है? तो कहानी इसमें H इक्वल्स टू फिर से लिखेंगे डेल्टा थीटा बाय R, और R इक्वल्स टू हो जाएगा 1/k, ध्यान दीजिएगा 1/k L/A के लिए 1/k R2 माइनस R1, या ये फिर से वही एक बार मैं लिख दूं, थिकनेस बाय A, और थिकनेस हो जाएगा R2 माइनस R1 यदि दो रेडियस दिया गया है, और एरिया हो जाएगा 4π, ना तो R1² ना ही 4πr2², 4πr1r2 आ जाएगा। सर इसका मतलब समझाना आप देख लो, आपको रेजिस्टेंस ये दिया गया है R1 और R2, देखना ध्यान से, ये आपके सामने में दिया गया है, जो ये R1 और R2 दो दे दिए गए रेडियस, R1 R2, इनर और आउटर दो रेडियस दे दिए गए, और ये है थर्मल कंडक्टिविटी, थिक सेल है के, ये आयरन मटेरियल का। ऑब्वियस है भीतर यदि वाटर भरा हुआ हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का और बाहर हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट यहाँ फ्लो तो जरूर करेगा। तो हीट तो बाद में फ्लो करना, पहले मेटल को चेक कर लो, मेटल कहाँ पर है, ये है मेटल, थिक सेल है। अब ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में यदि मुझे हीट फ्लो के बारे में देखना पड़े, तो हीट कहाँ से कहाँ निकल करके आएगी? फिर आते दिखेगा आपको रेडियस के ही अलोंग,
तो हीट फ्लो का रेट आप कैसे लिखने वाले होंगे? तो यहाँ भी रेजिस्टेंस सोचना है, ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस कैसे? 1/k L/A। L के बदले बताइए तो क्या लिखने वाले हैं? तो R2 - R1, उसी में तो ये हीट जा रहा है, यही तो है थिकनेस अभी। और एरिया कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4πr² होता, लेकिन R कौन सा? तो यहाँ पर तो दो हैं, R1 R2, इनर आउटर, तो 4πr1 R2 आ जाता है। सर आता कहाँ से है? कैलकुलस अप्लाई करके। ये कैलकुलस सर किस एरिया का नाम है? ये मैथमेटिक्स में 12th में एक टॉपिक है, जिस टॉपिक से मैथमेटिक्स के पेपर में 30% क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे पेपर में 30%, IIT के पेपर में। इसका मतलब वो खूब पढ़ेंगे महेंद्र सर से, लेकिन पढ़ेंगे 12th में, और 10th में 11th में हम डायरेक्ट ये यूज कर दे रहे हैं अभी फिलहाल। यदि थोड़ा बहुत कैलकुलस मैं सिखा दूंगा तो ड्राइव करके दिखा दूंगा। जिन बच्चों को पहले कभी मौका मिला है वो यहाँ भाई एरिया लिख रहे हैं ना, तो एरिया के लिए इकलौता फॉर्मूला याद है स्क्वायर का, 4πr²। लेकिन यहाँ पर R कौन सा? दो R है, R1 R2। यदि 4πr1² कहोगे तो इनर एरिया हो जाएगा सरफेस का, 4πr2² कहोगे तो आउटर हो जाएगा। लेकिन ये यूनिफॉर्म तो है नहीं एरिया, जिस क्रॉस सेक्शन में ये गुजर रही है ही, तो वहां कैलकुलस अप्लाई होता है रेजिस्टेंस पता करने के लिए। और आप इसको भूल जाते हैं, के बदले क्या लिखते हैं? 4πr1 R2, 4 × पाई × R1 × R2। यहाँ डिफरेंस नहीं है भाई। और थिकनेस L के लिए लिखते हैं R2 - R1, क्योंकि सोच के तो देखो, R2 - R1 कहां से कहां तक का लेंथ होगा? ये जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या कहोगे तुम? ये जो थिकनेस है, जिसमें हीट गई उछल करके, R2 - R1, यही तो है L, जिसमें हीट गई चल के। ग्रीन कलर से लिखा है ब्लैक कलर के थिक शेल पे, तो नोट कर जाओ, एक बार पहले नोट कर जाओ। और हीट फ्लो का रेट यदि पूछा जाएगा तो H किसके बराबर लिखेंगे? डेल्टा थीटा बाय R। R कितना लिखेंगे? 1/k L/A। ये रेडियल हीट फ्लो ये भी कहला रहा है, रेडियल हीट फ्लो। थिकनेस R2 - R1 और एरिया 4πr² के बदले, एरिया 4πr² के बदले कौन सा हो जाएगा? 4πr1 R2। ये कहां से आता है? तो कैलकुलस से आता है। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलस आता है थोड़ा सा, तो एक बार देख लें इसे समझने के लिए कि यदि कोई थिक बना होगा, ये R1 से R2 तक का आयरन थिक शेल। अब यहाँ गौर करो, यदि मैं इसका रेजिस्टेंस देखना चाहता हूं तो क्या करता हूं कि इसके रेजिस्टेंस देखने के लिए पहले R रेडियस का एक छोटा सा थिन शेल सोचता हूं, DR मोटाई वाला। तो DR मोटाई वाला यदि मैंने थिन शेल सोच लिया, इस थिन शेल का जो हम देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो हीट आएगा उसके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो छोटा सा रेजिस्टेंस DR, वो जो एलिमेंट्री सेल का देखेंगे, फॉर एलिमेंट्री सेल, वो थिन सेल 1/k थिकनेस हो गया DR, और ए हो गया 4πr²। आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर दो, R कहां से कहां तक? R1 से R2 तक, तो ये हो जाएगा 1/4πk - 1/r। कहां से कहां तक? R1 से R2 तक। ये हो जाता है 4πk 1/r1 - 1/r2। पहले लोअर लिमिट रख दिया माइनस होने के कारण, इनको सॉल्व कर लिया तो R हो गया 1/k R2 - R1 अपॉन 4πr1 R2। तो जिनको थोड़ा थोड़ा कैलकुलस पहले से आता है,
ऐसा जिन्होंने मेहनत किया है उनको ये दिख जाएगा कि कितना आ गया वैल्यू 1/k R2 माइनस R1 थिकनेस के लिए, और एरिया आ गया 4πr1r2 4πr1r2। ये कैलकुलस अप्लाई करते हैं। बहुत से सेल से ये बना हुआ है स्फीयर। ऐसे सोचो, थिक सेल जो है, थिन बहुत से सेल, एलिमेंट्री थिन सेल एक देख रहे हैं, एलिमेंट्री थिन सेल, सेल ही मत कर देना, थिन सेल कर दो, थिन सेल। ये एलिमेंट्री थिन सेल dr थिकनेस का है, उसमें जो हीट गुजरेगा तो उसके लिए यदि मुझे रेजिस्टेंस लिखना होगा, और ऐसे जितने सेल होंगे इसके ऊपर, मान लो इसके बाहर मैंने ये एक रेड वाला सेल देखा थिन सेल, उसके बाहर एक मैंने ब्लू वाला सेल देखा, ये सारे जो थिन सेल होंगे वो सारे सबसे एक ही करंट जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस वो सीरीज में कहलाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और समेशन dr होगा टोटल रेजिस्टेंस। समेशन का दूसरा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन। तो जिनको इंटीग्रेशन आता है उनके लिए मैंने कहा सर ऐसे कैसे होगा, इंटीग्रेशन आता होगा, कुछ बच्चों को आ रहा है, ये मुझे पता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बाकी बच्चों को भी सीखने का मौका मिलेगा। अभी आगे मैथ्स में 12th में और फिजिक्स में मैं ही आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ये याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं एग्जाम में पूछूं ही, इसे नहीं भी पूछ सकता हूँ। आपके इससे पहले के लेक्चर में जो आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इन्हें देख जरूर लें एक नजर। तो यहाँ भी रेडियल हीट फ्लो का जो रेजिस्टेंस इस सेल का हम निकालते हैं उनमें कैलकुलस यूज किया गया है। तो आप जिनको अभी नहीं पता कैलकुलस, वो घबराइएगा नहीं, ये पन्ना ना भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। सर वो जब R इक्वल टू आपने लिखा है उसमें -1/R लिखा है, उसमें -1 नहीं आए, उसमें सिर्फ 1 नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, यदि आप कभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो याद रखिए कि 1/x टू द पावर n यदि होता और इसको इंटीग्रेट करते तो ये क्या हो जाता, x के पावर -n, उसको इंटीग्रेट करते ये क्या होता, x के पावर -n+1 अपॉन -n+1। इस आइडिया को फॉलो करिएगा तो रिजल्ट दिख जाएगा आपको। 1/r², इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, r टू द पावर -2 + 1 -2 + 1, चेक करिए कितना हुआ, r टू द पावर -1/r। चेक तो करो, देखो तो कितना आया, कंफ्यूज क्यों होते हो। ठीक है सर। ठीक, तो जिनको इंटीग्रेशन आता है वो देखो, और जिनको नहीं आता वो देखना मत। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि थिकनेस के लिए लेंगे 1/k L/A में L होगा R2 - R1 और A होगा 4πr²। R कौन सा, दो है तो R1 R2 प्रोडक्ट में लिख दो, ऐसे याद रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे कहा था रेडियल हीट फ्लो, उसमें दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और पाइप। ध्यान से देखिए, आपके सामने है एक केस 1, यहां भी दो केस सोचेंगे। केस 1, थिन सिलिंड्रिकल कंटेनर और पाइप। अब यहां देखिए, हमारे सामने है थिन कंटेनर। थिन कंटेनर मतलब इसके इनर और आउटर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ऐसा ध्यान रखना। मोटाई कोई बहुत ज्यादा नहीं है मेटल का, इनर और आउटर रेडियस इसमें नहीं दो दिया जाएगा, ध्यान रखिए। अब यदि इसके भीतर भरा हुआ हो लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड का और बाहर हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ हीट कहाँ से कहाँ आते देखोगे, भीतर से बाहर आते देख रहे हैं। अभी मैं केवल ये कर्व सरफेस से हीट को बाहर आते यदि देखूं तो उसके लिए हीट फ्लो का रेट क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा थीटा बाय आर, 100 - 20 बाय आर। और आर कैसे लिखेंगे, 1/k L/A, और L के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, थिकनेस, अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। थिन सेल यदि है या थिन पाइप यदि है, आपको
यदि पाइप होगा तो कर्व सरफेस एरिया कितने लेंथ का लिखोगे, तो 1 मीटर मान लो, क्वेश्चन में पर यूनिट लेंथ कह देता है, तो एरिया जो यदि 1 मीटर ले लोगे तो ये कर्व सरफेस एरिया का ये थिकनेस कुछ दिया गया रहेगा, मान लो थिकनेस दिया गया है टी, 1/k और t बाय 2πr इंटू 1, 2πr इंटू 1 हो जाएगा, जहां पर r क्या है, स्मॉल r, इसका पाइप का रेडियस दिया गया है। सर 2 रेडियस क्यों नहीं, अरे यार एक ही रेडियस दिया है क्योंकि थिन पाइप है, 2 रेडियस देगा यदि थिक पाइप होगा, एक ही रेडियस है तो आप थिन पाइप मान के चलोगे, थिकनेस t दिया हुआ है, तो आप क्या लिख देंगे, r इक्वल्स टू 1/k t अपॉन 2πr इंटू 1। अब ये नोट कर लीजिए, यहां पर देखिएगा कर्व सरफेस, फॉर कर्व सरफेस रेजिस्टेंस जो लिख रहे हैं 1/k L/A में, L क्या होगा, थिकनेस होगा मटेरियल का। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक यहाँ जो बना हुआ दिख रहा है बर्तन, जैसे कोक का एक बोतल लेते हैं, फ्रिज से निकालते हैं 0 डिग्री पे, और रूम में है 40 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ हीट भीतर जाने लगेगा, कोक बाहर रूम में निकाल के रखोगे तो धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगी, तो वहाँ बाहर नहीं निकल के आकर बाहर से भीतर जाते ही दिखेगा, वहां भी कर्व सरफेस से जो हीट एब्जॉर्ब होगा उसका रेट लिखोगे तो डेल्टा थीटा बाय आर, और आर क्या लिखोगे, 1/k कोक के वो जो मेटल का वो कैन है उसका थिकनेस, और अपॉन एरिया कौन सा, तो कर्व सरफेस एरिया। सर यदि मैं सर्कुलर डिस्क वाले पार्ट से भी हीट को निकलता देखूं, हाँ, यदि कोक का बर्तन आपने, कोक का कैन यदि फ्रिज से निकाला है तो वहां उसके लिए अलग से रेजिस्टेंस सोच लीजिएगा, एच डैश डेल्टा थीटा बाय आर डैश, नीचे वाले के लिए फिर वही होगा जो ऊपर वाले का होगा, एच डैश डेल्टा थीटा बाय आर डैश। आर कैसे लिखेंगे, तो 1/k L/A, L में थिकनेस, ये में सरफेस एरिया। अभी लेकिन केवल कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं, यदि ये सिलिंड्रिकल पाइप होता थिन, तो पाइप में तो इनफाइनाइट लेंथ का पाइप है, उसके भीतर मान लो लिक्विड गुजर रही है 100 डिग्री का, और बाहर है 20 डिग्री टेम्परेचर, तो 100 से 20 हीट निकलेगा भी, उसका रेट मैं लिखना चाहता हूँ, कितने पाइप का, तो पूरे का नहीं लिखूंगा, यूनिट लेंथ का लिखूंगा, जनरली वो 1 मीटर लेंथ लेकर के रेजिस्टेंस लिख देंगे, और 1 मीटर लेकर के हीट फ्लो का रेट लिख देंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट लेंथ। ये हुआ किसके लिए, सिलिंड्रिकल थिन पाइप के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई कैलकुलस अभी यूज नहीं हुआ है, कौन सा पाइप है, थिन सिलिंड्रिकल कंटेनर या थिन सिलिंड्रिकल यूनिट लेंथ पाइप। यदि ये नोट कर लिया हो तो मैं पेज चेंज करूं, यस सर कर लिया। थिकनेस अपॉन कर्व सरफेस एरिया, R इक्वल्स टू 1/k थिकनेस अपॉन, याद रखना दुकान से चिल्ड कोक का कैन परचेज किया और वो गर्मी के मौसम में धूप में रख दिया टेबल पे, तो भीतर बाहर से भीतर जा रही होगी हीट, अरे CSA TSA कहाँ है बालक, जिसमें डिफरेंस ढूंढ रहे हो, आदित्य राय क्या लिखना चाहते हो, बोलो। केस 1 कह रहा हूं जब थिन शेल हो, थिन सिलिंड्रिकल हो, यहां देखो केस 2 थिक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और पाइप, यदि थिक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और पाइप होगा तो यहां पर ये आप देखें
कि 2 रेडियस आपके सामने दे दिया गया होगा। और यदि 2 रेडियस दे दिया गया होगा तो हम लोगों के लिए अब क्या करना है वो सोचना है। और इसमें मान लो भीतर होता लिक्विड और यहाँ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ भी फिर से हीट हम बाहर आता देखते, ये भी रेडियल फ्लो कहलाता। और यहाँ जब हीट के देख रहे हैं रेजिस्टेंस R1 R2, तो यहाँ पर भी पहले फॉर एलिमेंट्री थिन सिलेंडर के लिए रेजिस्टेंस सोचेंगे dr 1/k थिकनेस dr/2πr × 1 यूनिट लेंथ का मान लिया। 1 मीटर का ये सिलेंडर या तो दिया गया रहेगा, जो भी दिया गया रहा वो यूज करेंगे। और हमने क्या किया, r रेडियस पर dr थिकनेस का पहले एक थिन हमने सोच लिया होगा कि यहाँ पर एक है सिलेंडर, उसका हमने रेजिस्टेंस लिख लिया। और टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत से सिलेंडर होंगे, उन सब से हीट निकल रहा है एक ही, तो वो सारे सीरीज में होंगे। सीरीज में इनका समेशन का दूसरा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। तो ये R कितना हो जाता है 1/k 1/2π ln R2/R1। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कहलाता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ थिक पाइप। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ थिक पाइप। और ये हीट फ्लो का रेट क्या लिख देते हैं, फिर जब ये आ गया तो हीट फ्लो का रेट लिख देते हैं डेल्टा θ/r, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये मैथमेटिक्स में जो लॉग पढ़ते हो ना, उस लॉग को, नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई को कहते हैं ln। और वो महेश जैन सर का डिपार्टमेंट, आराम से धीरे धीरे लॉग आपको सिखाया जाता है। महेश जैन सर तो 10th में से ही कोशिश शुरू कर देते हैं, नहीं तो 11th में आपको मौका मिलेगा, घबराना नहीं। ln लिखते हैं और ये इंटीग्रेशन में कैलकुलस में 12th में मिलेगा। तो आप जिनके कैलकुलस नहीं है वो इस केस 2 को छोड़ देना, कॉपी पे लिखना भी मत तो भी चलेगा। जिस दिन कैलकुलस कभी सिखा दूंगा मैं, उसके बाद मैं इसको फिर एक बार बता दूंगा, तो घबराना नहीं। और उससे पहले मैं आपसे, चांस कम है कि पूछूंगा, और यदि फिर भी लगे नहीं सर गलती से आपने पूछ लिया तो ये डब्बा चित्र बना के फॉर्मूला याद कर सकते हो चाहो तो ऐसे नहीं पूछूंगा, मैं कह रहा हूँ। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, तो R 1/k 1/2π, और ये 1/k 1/2π लिखने के बजाय इसको ऐसे भी लिख दे सकते हैं, × 2π × 1। और 1/r का तो इंटीग्रेशन होके वो log R2/R1 हो गया। वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/r, जब भी कहीं लिखा हो और उसको हम इंटीग्रेट करें तो वो बदल जाता है ln r में। और जब ये R1 से R2 था, इनका लिमिट जब हमने रख दिया R1 से R2, तो ये हो गया ln R2 - ln R1, और log a - log b log a/b हो जाता है, R2/R1 हो गया। ऐसे ये इंटीग्रेशन से आया है। तो आप जिनके नहीं आता है अभी टेंशन ना लेना, इस केस को छोड़ देना। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आप लोग HC वर्मा का चैप्टर जरूर बनाएं। उसके बाद जब आप बुक बना लेते हैं HC वर्मा, तो टेस्ट के क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपसे बन जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिर एक्सरसाइज के मैं एक नंबर बताऊंगा, उसे आप बनाइएगा। थैंक यू, बाय बाय सर। थैंक यू सर। हाँ सर जो आपने भेजा वो सारा करना है, मतलब जो कैलोरीमेट्री का 25